सुदर्शन विशेष जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और इसलिए मैं आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ज़्यादा बातें तो हुई गई, मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि इतना ज़्यादा छप रहा है, इतनी ज़्यादा किताबें हैं कि उस समय कम है तो सारा कुछ तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो संभव नहीं। और जो राजकुमार राकेश जी ने बात की, ठीक है कि हम अंग्रेज़ी से थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और वो इसलिए भी है कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसी सोच बनाई जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ी जानना जो है वही समझदार होने के बराबर हो गया, और उसी को हम आज तक कर रहे हैं। इसलिए शेक्सपियर भले ही समझना है, वो सिलेबस में हमें पढ़ना ज़रूरी है। कालिदास वो सिलेबस में नहीं होगा, भले ही हम ये ज़रूर कहें कि कालिदास हिंदुस्तान का शेक्सपियर है, और वो शेक्सपियर ही क्यों कहें। ये बहस तो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि हमने 100-150 साल में जो अपनी भाषा है या अपनी भाषाएं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, उन सबको जानना तो किसी के लिए नहीं संभव, लेकिन अनुवाद के ज़रिए, ट्रांसलेशन के ज़रिए उनको पढ़ा जा सकता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा उनका उपलब्ध ना होना एक वजह है। और दूसरा बड़ा कारण जो है कि हम जो स्थानीय लेखक हैं, जिनको हम कह सकते हैं हिमाचल में जो लिखने वाले हैं, उनको नहीं पढ़ते, तो वो मुझे माफ़ करें, पर वजह उसकी है कि वो हिंदी के जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद तो कुछ पढ़ते नहीं। जो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं वो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते, वो कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ते अपनी पूरी ज़िंदगी में जो छपती है या उसके बारे में चर्चा करते हैं अपने बच्चों से। वो जो कभी उन्होंने पढ़ लिया या जो सिलेबस के तौर पर पढ़ लिया या जो सिलेबस के तौर पर पढ़ाना है, वो उससे बाहर नहीं जाते। ज़्यादातर जो अध्यापक हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उसकी वजह से जो पढ़ने वाले हैं उनमें ये उनको मालूम ही नहीं होता कि हिमाचल में जो लिखने वाले हैं वो कौन लोग हैं और क्या लिख रहे हैं। और दूसरी है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हिमाचल में कोई लेखक है वो यहीं के हैं, उनको बाहर कोई नहीं जानता, जबकि ये बिल्कुल इससे उलट है। जो और ऐसा शुरू से ही है, जो लोग हिमाचल, जिसे हम आज हिमाचल कहते हैं, जब वो नहीं भी बना था तब से जो लिख रहे हैं उसको जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये ज़्यादा जो कमी है वो हमारे शिक्षण संस्थाओं के बीच में है। मैं यहाँ SD स्कूल में पढ़ता था 10वीं तक, तो हमारे बहुत अच्छे हमारे टीचर थे, गुरुलाल कौशिक उनका नाम था, वो वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल में। मैथ्स तो पढ़ाते थे, लेकिन वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। वो हिस्ट्री भी पढ़ा सकते थे, वो उर्दू भी पढ़ा सकते थे, अंग्रेज़ी भी पढ़ाते थे, और सोशल स्टडीज़ होता था उस समय, और वो साइंस भी पढ़ा सकते थे। वो हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो 9वीं क्लास में हम लोग थे, तो उस समय उर्दू पढ़ते थे। पहले 8वीं तक होती थी, जब हम 9वीं क्लास में हुए तो उर्दू 9th और 10th में हो गई। तो 9th की हमारी क्लास थी, वो एक दिन आए, उन्होंने कहा उर्दू की किताब निकालो। और उर्दू में जो, क्योंकि हमने 3 साल पढ़ ली थी उर्दू, तो उन्होंने उनकी तरफ से आखिर से किताब खोली, तो इसमें लास्ट में 2 गज़लें थी, एक मीर की और एक गालिब की। तो उन्होंने वो पढ़ाई हमारे को उस पूरे दिन में, और कोई 1.5 घंटा के करीब वो उन्होंने पढ़ाया। तो वो 1.5 घंटा था कि उसके बाद से आज तक गालिब और मीर जो हैं, वो जिसने भी वो सुना वो उसको भूले नहीं, और वो आज तक गालिब और मीर का जो इश्क है वो वहीं से शुरू हुआ। और वो उर्दू जानते थे, पढ़ाते, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाते थे। एक दिन वो क्लास में आए, उन्होंने कहा मैं आज तुम्हें रोमन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो उस दिन उन्होंने हमें जो है वो रोमन हिस्ट्री पढ़ाई। बहुत बाद में जाके जब मैंने बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें पढ़ ली, तो मुझे समझ आया कि उस 30-40 मिनट में उन्होंने हमें जो रोम का राइज और फॉल है वो समझा दिया था, सिर्फ 40 मिनट में, और बिना किसी किताब के। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई रेफरेंस किताब थी, उन्होंने बस कहा कि मैं आज रोमन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बोलना शुरू किया। तो वो
टीचर पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है स्कूल में कि बच्चों को पढ़ने की कोई आदत लगे। हम लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदते हैं हर साल। ज़्यादातर स्कूल में वो ट्रंक में बंद हैं, उनको कोई खुलता नहीं है, उनको कोई पढ़ने को नहीं देता। और क्योंकि टीचर खुद नहीं पढ़ते, माँ बाप खुद नहीं पढ़ते, इसलिए बच्चे भी नहीं पढ़ते। जिस घर में माँ बाप ही पढ़ते हो वहाँ हो सकता है कि बच्चों को पढ़ने की शौक़ पैदा हो जाए। तो ये जो कमी है उसकी वजह से ये है कि हम हिमाचल के जो लिखने वाले हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। और अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम चलेगा कि वो ना सिर्फ देश के जो लेखक जिन्हें हम मानते हैं उनके बराबर हैं, उनसे बेहतर हैं, बल्कि दुनिया भर की अगर रचनाओं में आपने कंपेयर करना हो तो किसी तरह से उसमें कम नहीं होंगे। और कोई भी जो सिलेक्शन है वो तो सिलेक्शन ही होता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन कहें या ना कहें वो अलग बात है। लेकिन जो कलेक्शन है, जैसे ये 30 कहानियाँ हैं, तो ये 30 कहानियाँ अपने आप में सुदर्शन वशिष्ठ जी का जो पूरी 75 साल से ये देख रहे हैं और जो लिख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। उससे ज़्यादा अगर किसी को जानना हो तो वो और ज़्यादा पढ़ सकता है। लेकिन ये भी अवेलेबिलिटी होना जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके लिए देश निर्मोही जी जो हैं इनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि पब्लिकेशन जो है वो भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। हालांकि अब ये तो आसान हो गया इंटरनेट के बाद कि हम जो लिख रहे हैं उसको हम पूरी दुनिया तक अपने आप बिना किसी पब्लिशर के पहुंचा सकते हैं, और ये हो भी रहा है, जो पहले मुश्किल था। लेकिन फिर भी किताब की शक्ल में किसी चीज़ को लाना, उसे प्रिंट करने के लिए उसे तैयार होना, और ये जानते हुए कि बहुत ज़्यादा उसकी शायद बिक्री ना हो, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। और उस लिहाज से जो आधार प्रकाशन है बहुत लंबे समय से देश में मोदी जी ये कर रहे हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि राइटर्स और उनकी किताबों की अवेलेबिलिटी करवाना। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि लोग किताबें भी नहीं खरीदना चाहते। तो पिछले 1-1.5 साल से गेटी में हम हिमाचल के राइटर्स की किताबें अभी अवेलेबल करा रहे हैं, तो लाखों रुपए की किताबें वहाँ लोगों ने खरीदी, और रोज़ लोग आते हैं, ढूंढते हैं, खरीदते हैं। अब ये इस बात पे तय होगा कि हमने जो लिखा है क्या वो ऐसा है कि लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, या उसको खरीदना चाहते हैं, या उसको अपने घर में रखना चाहते हैं, या वो लाइब्रेरीज में रखना चाहते हैं। तो वो तो आप पढ़ने वाले और जो उसको खरीदने वाले लोग हैं वो तय करेंगे। एलिज़ाबेथ गिलबर्ट ने एक किताब लिखी थी बिग मैजिक करके, उसमें उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी है फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर एनीबडी हु इज़ एन आर्टिस्ट। उन्होंने लिखा वर्ल्ड डजंट ओ यू एनीथिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसको लोग पढ़ें या सुने या उसको देखें, तो आप एक बड़ी गलतफहमी में हैं। आप अपना काम करें, और अगर कोई पढ़ेगा, उसको देखेगा, सुनेगा, तो वो अपना काम करेगा। तो वर्ल्ड डजंट ओ एनी थिंग टू एनीबडी। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किताब लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या आपकी किताब छप रही है या नहीं छप रही है। नेचर डजंट केयर, उसको कुछ नहीं लेना देना कि हम जिंदा भी हैं या नहीं हैं, या हम हैं भी या नहीं भी। ये हमारा ही दिमाग है जिसमें हमें लगता है। अभी जैसे नोबेल प्राइज़ की उन्होंने बात की है, नोबेल प्राइज़ किसी को मिलेगा तो वो किताबें बिक जाएंगी, क्योंकि वो एक मार्केट है। वो जिसको भी मिलेगा, भले ही लोग उसको ज़िंदगी भर ना पढ़ें, उसको ख़रीद के ही रख लें कि मेरे पास एक नोबेल प्राइज़ विनर की किताब है। वो अच्छी हो सकता है ना भी हो सकता है मुझे अच्छी लगे, मुझे अच्छी ना भी लगे, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है वो किताब अच्छी लगे जो किसी दूसरे को लग रही है। या फिर ये भी नहीं है कि जो मैं आज किताब पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उसको 20 साल की उम्र में पढ़ता मुझे अच्छी लगती, या मैं 70 साल की उम्र में उसी चीज़ को पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी भी लगेगी या नहीं लगेगी। ये तो बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं, बहुत इंडिविजुअल मसला है किताब को पढ़ना या पसंद करना, या किसी भी एक चीज़ को पढ़ना। और किसी भी एक राइटर की हो सकता है सारी चीज़ें अच्छी ना भी लगें, या हो सकता है सारी चीज़ें अच्छी लगें, या एक ही किताब अच्छी लगे, या 2 लगें, या 3 लगें, या सब लगें। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, जो आप सब ने कही, मैं भी उसमें शामिल करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो ये है कि ये 75 वर्ष की उम्र में लिख रहे हैं, एक्टिव हैं, और लगातार क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, एक पेज तक लिखना बड़ा मुश्किल है।
एक कहानी लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कई कहानियाँ लिखना और उपन्यास भी लिखना ये नरक का काम है मेरे हिसाब से। शिवलाल शुक्ल इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स, ही हैज़ रिटन दिस कि कोई किताब लिखना जो है वो नरक है, और या किताब तक लिखना नरक है। किताब कोई बड़ा आसान काम नहीं है लिखना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और हम उसको पढ़ के पसंद या नापसंद कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम कम से कम जिसने लिखा है उसके साथ ये ज़रूर देखें कि वो एक बड़ी तकलीफ़ से गुजरे होंगे, तभी वो किसी चीज़ को क्रिएट कर पाए। तो वो इतने लंबे समय तक आपने काम किया, आपको 75वें वर्ष की भी शुभकामनाएं, जो आपने लिखा उसके लिए भी शुभकामनाएं, आगे आप और लिखते रहेंगे उसके लिए भी शुभकामनाएं, और मुझे आपने ये मौका